करते हैं तो वो मीटर है। अमीटर को समांतर में लगा तो क्या होगा? वैसे मीटर नहीं, अमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं। मीटर कहाँ लगाते हैं? सीरीज में। मुझे नहीं पता था, मैंने उसको समांतर में लगा दिया, पैरेलल लगा दिया। क्या होगा? अमीटर जल जाएगा, फूट जाएगा, या किलोमीटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस बनाते बहुत कम होता है, या रिलीज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, इससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। आगे बढ़ते हैं। आपने पहले पढ़ा कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर का काम पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? जैसे करंट मान लीजिए 0 एम्पीयर, करंट 20 एम्पीयर पॉइंटर यहाँ आ गया। अब करंट अगर 0 हो जाए, करंट 0 हो जाएगा, आपके पॉइंटर को 20 से 0 पे आ जाना चाहिए। आपका पॉइंटर क्या है? 0 पे है, करंट 0 थी, करंट 20 एम्पीयर पॉइंटर यहाँ आ गया। अब आपकी करंट 0 हो जाए, आपके पॉइंटर को यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ फिर आ जाएगी, उसके पॉइंट डायरेक्ट कंट्रोल का नियंत्रण लागू। नियंत्रण लागू के दो तरीके हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक तो स्प्रिंग का इस्तेमाल, स्प्रिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मान लीजिए आपका एक पॉइंटर है, इसमें स्प्रिंग लगी है, ये स्प्रिंग मान रखिए, और जब पॉइंटर खींच के आगे जाएगा, स्प्रिंग खींचेगी, खींचेगी सर। तो स्प्रिंग जितना खींचेगी, स्प्रिंग उतना ही आपको पहले वाली अवस्था में ले आना चाहिए। भाई स्प्रिंग है, उसको जितना खींचोगे पुश लगा के, स्प्रिंग उतना ज्यादा बल लगाएगी, अपने आपको पहले वाली अवस्था में ले आने के लिए। स्प्रिंग द्वारा अपने पहले वाली अवस्था में ले आने के लगाए बल को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इन्हें बताने क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये स्प्रिंग है, ये आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग खींच के अपने आपको पहले वाली अवस्था में ले आना चाहिए। तो स्प्रिंग जो बल लगाती है पॉइंटर को अपने पहले वाली अवस्था में लाने, उसको बोलते हैं टीसी, कंट्रोलिंग पावर। अगर पॉइंटर में थीटा विक्षेपण हो रहा है, मान लीजिए पॉइंटर यहाँ था, यहाँ से आया, कितना कोण बना थीटा? जो टीसी का थीटा के समानुपाती होता है। अगर पॉइंटर यहाँ था, यहाँ से आया, पॉइंटर यहाँ से आया, कितना थीटा होगा? थीटा में 20 डिग्री होगा, तो कंट्रोलिंग पावर थीटा के समानुपाती होगा। मतलब ये है कि जितना खींचोगे स्प्रिंग को पॉइंटर की मदद से, कंट्रोलिंग उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा खींचोगे कंट्रोलिंग उतना ही ज्यादा होगा। जैसे आईटी बाबा को देखो, पिता ने शायद दबाव डाला, परेशान किया, तो उतना ज्यादा उनके अंदर भी गुस्सा है, जहर है, पेरेंट्स को लेकर के। थीटा विस्थापन कितना पॉइंटर घुमा है, डिस्प्लेसमेंट जो है, और टीसी कंट्रोलिंग पावर। ये मतलब याद रखना, टीसी समानुपाती थीटा होता है, ये स्प्रिंग के केस में होता है। ठीक है, स्प्रिंग का फायदा यह है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल रखो, चाहे क्षैतिज रखो, मतलब ऐसे रखो, क्षैतिज रखो, चाहे ऊर्ध्वाधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग वैसे रखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। वजन हल्की होती है, स्प्रिंग विश्वसनीय है और एक समान पैमाना है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नुकसान ये है कि स्प्रिंग थक जाती है। थक जाती है मतलब जब बार-बार स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग ढीली हो जाती है स्प्रिंग। बार-बार इसको खींच रहे हो, तो कुछ समय बाद जब स्प्रिंग खींचोगे ना, उसमें उतना पुश नहीं लगेगा पहले वाली अवस्था में आने के लिए, क्योंकि सारी स्प्रिंग कमजोर हो गई है। क्या हो गई? कमजोर। उसको बोलते हैं स्प्रिंग थक जाना। तो चाहे तापमान वेरिएशन का स्प्रिंग प्रभाव पड़ता है, तापमान बदलने के कारण। ये उतना इंपॉर्टेंट को याद रखना स्प्रिंग हल्का होती है वजन में, और दूसरा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कैसे रख सकते हैं। आपके तापमान के कारण से प्रभाव पड़ सकता है, इसका नुकसान है, या थक जाती है स्प्रिंग, इसका नुकसान है। अगला देखना ग्रेविटी कंट्रोल में। ग्रेविटी कंट्रोल में आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। बस आप ये जान लो, इसमें ग्रेविटी कंट्रोल में छोटा सा भार बांध देते हैं और कंट्रोलिंग पावर प्राप्त कर लेते हैं। छोटा सा भार बांध देते हैं। इसकी खास बात जो है, जो सवाल पूछा जाएगा ग्रेविटी कंट्रोल में, स्प्रिंग कंट्रोल पे जो सवाल आया या ग्रेविटी कंट्रोल, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या ग्रेविटी कंट्रोल में? इस अगर किसी भी उपकरण में आप नियंत्रण टॉर्क के लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए ग्रेविटी कंट्रोल विधि, गुरुत्व नियंत्रण विधि का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे उपकरण को केवल आप ऊर्ध्वाधर ही रख सकते हो। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, अगर उपकरण ऐसे रखा हुआ है, ऐसे हो रहा है, तब तो आप इस्तेमाल कर सकते हो गुरुत्व नियंत्रण विधि का। वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, तो वर्टिकली माउंटेड यानी ऊर्ध्वाधर रूप से रखा हुआ, ऊर्ध्वाधर ऐसे यूज किया जाएगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या वेट बांध करके हम काम चलाते हैं। तो वेट बांध कैसे समझ नहीं आ रहा है? ये वैसे समझ लो, ये मेरा हाथ देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वेट बांध रखा है, जैसे यहाँ पे वेट बांध रखा है, लगा रखा है भारी वजन, जैसे मेरा हाथ ऐसे हुआ तो भारी वजन यहाँ से लगा के इसको भारी वाली अवस्था में आना चाहिए। मान लो क्या रॉड बहुत भारी सी यहाँ से बांध दिया, बहुत भारी से रॉड बांध दिया हमने, ठीक। फिर जब भी पॉइंटर ऐसे होगा तो भारी रॉड ऐसे रहेगी, तो भारी रॉड नीचे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ सर, नीचे आना चाहिए। जो नीचे भारी रॉड ऐसे होगी तो नीचे पॉइंटर ऐसे आना चाहिए। ये तो हो रहा है। जैसे ये मान लीजिए पॉइंटर है, ठीक, पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, मैंने यहाँ पे कुछ बांध दिया भारी सा, ये बांध दिया भारी सा। अब अगर पॉइंटर को घुमा ऐसे, ये भारी चीज घूमेगी, पता हुआ ऐसे था, ये पॉइंटर था अकेले, मैंने कुछ बांध दिया ऐसे। अब अगर पॉइंटर को कैसे हुआ ऐसे, ये भारी चीज जो है, ये नीचे नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। जब नीचे पॉइंटर की अवस्था में आना चाहिए, अभी पॉइंटर ऐसे 0 पे ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंटर घुमा के ऐसे, तो क्या ऐसे पॉइंटर हो गया, भारी चीज ऐसे है, ये वजन जो बांधा हुआ है, ये वजन क्या करेगा? ये वजन आप इसको ऐसे लेकर आएगा, ये वजन क्या करेगा? इसको ऐसे लेकर आएगा। अगर वजन ऐसे लेकर आएगा तो पॉइंटर सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीधा। तो गुरुत्व नियंत्रण विधि का हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम हमारा उपकरण वर्टिकली रखा हुआ हो। आपको बस ये जानना है कि गुरुत्व नियंत्रण विधि का इस्तेमाल तो हम वही करते हैं जहां आपका पॉइंटर ऊर्ध्वाधर रखा हुआ हो, ऐसे। अगर आपका पॉइंटर क्षैतिज रूप से रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो वजन बांधने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? देखो, मान लीजिए पॉइंटर ऐसे है, ऐसे आपने वजन बांध रखा है, तो पॉइंटर ऐसे हो जाए, ऐसे हो, वो वजन इसको पहले वाली अवस्था में नहीं ले आ पाएगा। एक पॉइंटर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमना पॉइंटर को, ये वजन बढ़ा हुआ है, तो ऐसे है पॉइंटर, ऐसे है, इस वजन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये वजन हल्का पीछे उतना ही है। तो आप मोटे-मोटे कैसे जानोगे? अगर पॉइंटर क्षैतिज रूप से रखा हुआ है, ऐसे घूमना है, तो गुरुत्व नियंत्रण विधि नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन पॉइंटर आपका ऊर्ध्वाधर रखा हुआ, वर्टिकल ऐसे घूमना है, यूज करो गुरुत्व नियंत्रण विधि। सवाल पूछा जाता है क्या गुरुत्व नियंत्रण विधि या ग्रेविटी कंट्रोल विधि जो हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा उपकरण वर्टिकली माउंटेड है, ऊर्ध्वाधर रूप से रखा हुआ, क्षैतिज रूप से रखा हुआ काम नहीं करेगा। क्षैतिज रूप से इस्तेमाल कर सकते हो, क्षैतिज रूप से रहे तो आप स्प्रिंग इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है कैन यूज फॉर ओनली वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट, इससे केवल ऊर्ध्वाधर जो किया इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर कंट्रोलिंग टॉर्क बताओ, साइन थीटा के समानुपाती होता है, याद रखना। तब थीटा क्या है? ये पॉइंटर यहाँ था, पॉइंटर यहाँ से जो कोण बनाया थीटा, उस थीटा के साइन के समानुपाती होता है। तो एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है सर? एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि स्प्रिंग कंट्रोल में या स्प्रिंग में आपको कंट्रोलिंग टॉर्क के किसके समानुपाती होता है? साइन थीटा के या कॉस थीटा के या थीटा के 1/थीटा के। तो अगर स्प्रिंग नियंत्रण विधि है, उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क है, आपका नियंत्रण लागू वो थीटा के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती? थीटा ऑप्शन करेंगे। और कुछ गुरुत्व नियंत्रण विधि में कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रण लागू किसके समानुपाती होता है? तो गुरुत्व नियंत्रण विधि में किसके समानुपाती? साइन थीटा। थीटा क्या पॉइंट कितना घुमा, वो कोण, उसका साइन ले लेते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है किसके समानुपाती? साइन थीटा। स्प्रिंग का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? स्प्रिंग का इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं, गुरुत्व नियंत्रण विधि का इस्तेमाल वहीं कर सकते हैं जहां पॉइंटर आपका ऊर्ध्वाधर रूप से ही इस्तेमाल, जहां उपकरण ऊर्ध्वाधर रूप से रखा हो, ठीक है। ये एडवांटेज गुरुत्व नियंत्रण लिखा हुआ है, गुरुत्व नियंत्रण एडवांटेज है कि चीपर सस्ता होता है स्प्रिंग तुलना में। गुरुत्व नियंत्रण होती है, स्प्रिंग तुलना में सस्ती होती है, एक जन कैपिटल तापमान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दो चीजें हैं, हिंदी में है। स्प्रिंग तुलना में ये सस्ता होता है गुरुत्व नियंत्रण विधि, और तापमान परिवर्तन कोई नुकसान नहीं, आप प्रभावित करता है, ये फायदा है गुरुत्व नियंत्रण विधि का। स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग तापमान से गर्म होकर ढीली हो जाती है, ढीली हो गई तो नुकसान है उसका, सही नहीं रहेगी या कमजोर हो गई, फटीग हो गया उसमें, मतलब बार-बार खींचो स्प्रिंग कमजोर हो जाती है। और गुरुत्व नियंत्रण नुकसान क्या है? ये केवल तभी इस्तेमाल कर सकते हो वर्टिकली पोजीशन में आपका पॉइंटर उपकरण हो, ठीक है। और इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल आप आगे पढ़ोगे, नॉन यूनिफॉर्म स्केल यानी ये केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं। ये आप तो मेन पॉइंट याद रखने वो ये कि गुरुत्व नियंत्रण विधि केवल ऊर्ध्वाधर के उपकरण में चलेगी और टीसी समानुपाती साइन थीटा। स्प्रिंग का इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं, स्प्रिंग में टीसी समानुपाती थीटा होता है। और दूसरा सवाल बनेगा कि क्या स्प्रिंग को नुकसान है? हाँ, थकावट हो जाती है, तापमान से प्रभावित हो जाती है, यही सब है। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
सवाल पूछा गया है एक मापने वाला उपकरण जो नियंत्रण लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है केवल इसके किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, नियंत्रण लागू किया, गुरुत्वाकर्षण वाला इस्तेमाल कर रहे हो, तो अब इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपको पर ऊर्ध्वाधर बस ऊर्ध्वाधर वर्टिकली खड़ा हो, ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखे हुए पॉइंटर या ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखे उपकरण के लिए ही इस तरीके से पॉइंटर घूमना हो, तभी इस्तेमाल करेंगे गुरुत्वाकर्षण विधि का। सवाल पूछा गया है कि जो टॉर्क सूचक को यानी आपके सुई को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण लगाया जाता है। मतलब ये है द टॉर्क इज अप्लाइड टू एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट टू मूव द पॉइंटर। मतलब आपका पॉइंटर जो है पहले यहाँ था, करंट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आ गया, तो 0 से 40 सेंटीमीटर ले जाने के लिए टॉर्क लगा, वो टॉर्क कौन है? वो विक्षेपण लागू है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। सवाल है कि मापक उपकरण में टॉर्क के विक्षेपण के विपरीत लगने वाली टॉर्क को क्या कहा जाता है? इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉर्क अपोजिंग द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मान लिया आपका पॉइंटर हल्का हुआ है, पॉइंटर हल्का हुआ है, तो अगर टीडी इधर लगा, विक्षेपण लागू इधर लगा, तो उसके विपरीत दिशा में लगेगा टीसी, टीडी इधर लगा, टीसी क्या लगेगा, उसके विपरीत दिशा में लगेगा। विक्षेपण लागू के विपरीत लगता है नियंत्रण लागू, वो कंट्रोलिंग और विक्षेपण लागू का हमेशा विरोध करता है, विपरीत लगा होता है। ओके, ये सवाल है कि सूचक उपकरण, सूचक उपकरण होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को सूचक उपकरण बोलते हैं। सूचक जहां सुई घूमती है, नीडल घूमती है, पॉइंटर घूमता है। सूचक उपकरण संकेतक, संकेतक बोलते हैं पॉइंटर को, संकेतक बोलते हैं पॉइंटर को। पॉइंटर को चलाने हेतु जो लगता है कौन सा होता है? विक्षेपण बल या विक्षेपण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण वाला किसके समानुपाती होता है? तीसरे समानुपाती साइन थीटा होता है। किसी के समानुपाती गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण साइन थीटा, और स्ट्रिंग वाला होता है तीसरे समानुपाती थीटा होता है। बोलो जी। जितना पढ़ा गया कोई डाउट किसी को तो बताइए। जितने लोग देखना बताइए कमेंट करके एक बार। विवेक बोले क्लास में पीडीएफ ऐप में कब इस क्लास की जो पीडीएफ नहीं मिल रही है, आप अपने बैच के नाम के साथ मैसेज करेंगे इस पे। हां मैडम, और अगर रेजिस्टेंस समान 100 किलो से जाता है उसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस। सवाल के बाद पूछता है लो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, या हाई रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। जैसे सवाल आएगा एक रेजिस्टेंस है हमारे पास जिसकी वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास जिसकी वैल्यू 20 किलो और वो लो है मीडियम की हाई है। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 20 किलो और लो है मीडियम की हाई। 20 किलो किसमें आ रहा है? 1 ओम से 100 किलो के बीच में 20 किलो, 1 ओम से 100 किलो के बीच में कैसा है मीडियम रेजिस्टेंस 20 किलो का? कैसा है? सवाल है कि रेजिस्टेंस 20 ओम का लो कैसा है? लो रेजिस्टेंस मीडियम हाई है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम से 100 किलो के बीच में मीडियम है, 1 और 100 किलो के बीच में तो 20 ओम मीडियम रेजिस्टेंस हो गया। सवाल है कि रेजिस्टेंस 0.2 ओम का तो लो है मीडियम की हाई है, 1 ओम से कम है तो लो रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, मारना चाहिए। लो रेजिस्टेंस को नापने के तरीके हैं, आप याद रखना केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर मेथड, ये दो मेथड हैं लो रेजिस्टेंस को नापने के। ठीक, केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर मापी विधि, विभव मापी विधि, निम्न प्रतिरोध पर एक ओम से कम है तो उसको नापने के लिए। मीडियम रेजिस्टेंस को नापने के लिए क्या है? मध्यम को नापने के लिए ब्रिटिश नोबेल सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ओम मीटर मेथड है, कैरी फॉस्टर ब्रिज है, अमीटर वोल्ट मेथड है। इसमें इंपॉर्टेंट दोनों है ये ब्रिटिश नोबेल का मीटर वोल्ट मीटर, ये दोनों याद रखना, बाकी आने को कोई दिक्कत नहीं। हम सारा लिखा है, सारा लिखा है भाई, हम पहले इंपॉर्टेंट तो लिखे हैं, आपको भी सकता है, लेकिन पूछा इंपॉर्टेंट मीडियम रेजिस्टेंस नापने के लिए ब्रिटिश नोबेल का मीटर वोल्ट मीटर। लो रेजिस्टेंस वाला केल्विन डबल ब्रिज, अरे लो से एल से केल्विन में भी एल आ रहा है, केल्विन में भी एल आ रहा है, पोटेंशियोमीटर मेथड और मीडियम रेजिस्टेंस का ये दो याद रखना, बाकी नहीं याद रखना, कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं बना। और हाई रेजिस्टेंस नापने के मेथड क्या है? लॉस ऑफ चार्ज मेथड, आवेश हानि मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और मेगा और मेगामीटर। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेगर। क्या है? मेगर। सबसे ज्यादा का सवाल आता है लो मीडियम और हाई रेजिस्टेंस के टाइप में से। लो कितने मेथड हैं? तो मीडियम कितने हैं? ये हाई कितने हैं? ये इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट मेगर है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेगर। तो सवाल ये आएगा हाई रेजिस्टेंस नापना कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेगर यूज करेंगे। मीडियम का पता पूछा जाता है, तो ये दोनों आप याद रखो। विभव मापी विधि क्या नापते हैं? तो वो लो रेजिस्टेंस को नापते हैं। ब्रिटिश नोबेल से क्या नापते हैं? ब्रिटिश नोबेल से रेजिस्टेंस नापते हैं। कैसा रेजिस्टेंस? निम्न, मध्यम या हाई? तो बोला मध्यम। मेगर से नापते हैं हाई रेजिस्टेंस। अब ये मेगर की बात करते हैं, ये आपकी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेगर। मेगर को हम इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन टेस्टर। इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर क्यों बोलते हैं? जैसे मैं कहूं कोई वायर है, फिर कोई वायर पर कुचालक की परत होती नहीं होती है, वायर में कोई भी होता है, अंदर मान लीजिए कॉपर है, एल्युमिनियम पर परत होती नहीं होती है, वो कुचालक होता है। तो जो आपके घर में कोई भी वायर है उसको जो परत कुचालक, या कई बार अच्छे हाई वोल्टेज की केबल बनाई जाती है, उसके उसको कुचालक लगाया जाता है, तो वो कुचालक होता है, उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। आपको बताइए इंसुलेशन का इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस नापने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं मेगर का। यानी आपने कोई कंपनी बनाई, बोला सर नौकरी के लिए हम अब वायर बनाएंगे, ठीक है, वायर बनाते हो, केबल बनाते हो, तो केबल बनाया आपने और मार्केट में लॉन्च कर दिया, सस्ता लॉन्च कर दिया, खूब खरीदा, लेकिन आपका जो केबल था ऊपर का इंसुलेशन आप उसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया था और लोग इस्तेमाल किया, बार-बार करंट लगा लोगों की मौत हो रही थी, आपकी कंपनी की बदनामी हुई, कंपनी पर केस हो गया, कंपनी बंद हो गई। इसलिए जब भी आप अंडरग्राउंड केबल, जब भी आप किसी केबल को या इंसुलेशन को मार्केट में उतारते हो, जैसे मान लीजिए ये चार्जर है, ठीक, मैं एक चार्जिंग पे काम कर रहा हूं, मैं इसको छूने में करंट लग जाए, इसका मतलब जो इंसुलेशन है वो खराब है, कुछ बात का नहीं है। तो जब भी कोई भी वायर आप मार्केट में उतारते हो तो उसके ऊपर इंसुलेशन उसको चेक करो, पहले टेस्ट करो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, मार्केट में उतार के बाद में चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए इंसुलेशन इसका जरूरत बहुत ज्यादा होता है, उसको टेस्ट करने के लिए इंसुलेशन को हम इंसुलेशन उसका मेगा का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कुचालक का प्रतिरोध नापता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस नापता है, बहुत उच्च प्रतिरोध कुचालक का प्रतिरोध नापता है। यूज्ड टू टेस्ट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं इससे, यहां लिखा हुआ है, रिलीज करेंगे, ठीक है, ये इसे इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, कुचालक का प्रतिरोध बहुत उच्च प्रतिरोध नापने के लिए मेगा का उपयोग करते हैं, ये कुचालक के प्रतिरोध का परीक्षण करने से वही कहानी इंग्लिश में है, इधर हिंदी में देखो आप, पीडीएफ दोनों रहेगा, हिंदी वाली इंग्लिश वाली पढ़ेंगे, ये पे दोनों में है। इसमें हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर यूज करते हैं मेगा में, क्या यूज करते हैं? परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी, अस्थायी चुंबक डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं मेगा में, अस्थायी चुंबक डीसी जनरेटर का। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, मेगा में एक जनरेटर होता है और उसको घुमाते भी हैं, क्या करते हैं? घुमाते भी हैं आपको, ये मान लीजिए मेगा,
इसमें घुमाने वाला ही होता है, तो घुमाते पकड़ जब किसी का रजिस्टर होता है। सवाल ये किस स्पीड से घुमाते हैं, इसके अंदर जनरेटर होता है, इसके अंदर जनरेटर क्या होता है, उसका नाम परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, अस्थायी चुंबक डीसी जनरेटर। सवाल आता है कि इसको घुमाते हैं किस स्पीड से घुमाते हैं, 160 आरपीएम से घुमाते हैं। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, टक्कर प्रति मिनट। ये आरपीएम वाला इंपॉर्टेंट है कि मेगा किस स्पीड से घुमाते हैं, 160 आरपीएम। ये जनरेटर इसके यूज करते हैं, घुमाते वोल्टेज पैदा करता होगा, जनरेटर क्या करता है, उसको मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो वोल्टेज पैदा करता है। यांत्रिक इनपुट देते हैं, यांत्रिक इनपुट क्या करता है, वोल्टेज पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो आपको मेगा सवाल है कि घूर्णन गति कितनी होती है इसकी, तो 160 आरपीएम मतलब चक्कर प्रति मिनट होती है। घूर्णन गति कितनी, 160 आरपीएम। स्पीड ऑफ रोटेशन 160 आरपीएम। घूर्णन गति इसकी जिस स्पीड से घूमता है वो 160 आरपीएम होती है। मेगा तौर पर न्यूटन की पावर 40 हो सकता है 500 वोल्ट या 500 वोल्ट याद रखो। मेगा न्यूटन कितना वोल्टेज करता है, 40 से 500, और मेगा कितना वोल्टेज करता है, 500 से 1000। ये मिनिमम वोल्टेज प्रोड्यूस मेगा 40 500 नॉर्मली 500 ऑप्शन मिलता है। मिनिमम कितना वोल्टेज मेगा प्रोड्यूस करेगा, 40 से 500 नहीं 500 वोल्ट, और अधिकतम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है 500 से 1000 वोल्ट के आसपास करता है। तो मिनिमम पूछा मैक्सिमम पूछा सब कर देना। अगर ये नहीं पूछा कि मिनिमम मैक्सिमम 500 कर देना, मेगा में पकड़ घुमाते हैं तो वोल्टेज पैदा करता है। अंदर कोई कहानी बात कर रहा हूं, तो वोल्टेज कितना पैदा करता है, कुछ ना बोलिए न्यूनतम अधिकतम तो 500 वोल्ट मार देना। अदरवाइज ये पूछा न्यूनतम कितना या पूछा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेगा में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वह पहली, दूसरी और स्पीड वाली लाइन, और किस सिद्धांत करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिद्धांत करता है 2, और ये वाली लाइन 3, ये वाली लाइन ये इंसुलेशन को टेस्ट करता है। ये पहली लाइन इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, चार्ज का फ्लो नापता है, चार्ज का प्रेशर करते हैं, स्पीड होती है, फैराडे ने बात करता है। बस देखो नहीं याद तो चलेगा 500 वोल्ट याद रखना। तो सारे सवाल अलग बात पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मेगा में है, मेगा से क्या नापते हैं, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसको चालक करते हो। ओके, मेगा फैराडे के 2 के नाम पे कार्य करता है। अगला सवाल आता है कि अगर मेगा के टर्मिनल खुले हैं तो मेगा की रीडिंग कितनी होगी। भाई मेगा में 2 टर्मिनल होते हैं, जैसे ये 2 टर्मिनल होते हैं मेगा में, एक मान लीजिए X है, एक मान लीजिए Y है, 2 किनारे होते हैं। सवाल अगर 2 किनारे खुले हैं तो मेगा की रीडिंग क्या होगी, 2 किनारे खुले हैं मतलब के बीच कुछ लगा नहीं है, वो जो रेजिस्टेंस नापना होता है मिला के लगाएंगे। जो रेजिस्टेंस नापना है यहाँ पे लगाएंगे X और Y के बीच में, मेगा में जो रेजिस्टेंस नापना है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, X और Y के बीच में। अगर हमारा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, अगर मेगा के टर्मिनल किनारे खुले हैं तो मेगा की रीडिंग क्या होगी। टर्मिनल खुले मतलब रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस नहीं तो रीडिंग क्या दिखाना, बीच में हवा है, अगर रेजिस्टेंस के बीच में हवा और हवा का कितना होता है, तो अगर मेगा के टर्मिनल किनारे X और Y किनारे खुले हैं तो मेगा की रीडिंग होगी। टर्मिनल मेगा जो ओपन है रीडिंग मेगा दिखाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेगा जो होता है उसके किनारे खुले हैं तो उसकी क्योंकि मेगा किनारे खुले हैं। मेगा को हम और क्या बोलते हैं, मेगा को मेगा मीटर भी बोल सकते हैं, मेगा मीटर भी कहते हैं। मेगा का स्केल होता है ना वैसे होता है, या अनंत है या जीवा से स्केल होती है, अनंत लिखा रहता है जीवा लिखा रहता है, पॉइंट याद रखना है, जैसे स्केल होती है उसकी, ठीक है। फिर स्केल नहीं पढ़ेंगे बट ऐसे नॉर्मली स्केल आपको 0 से स्टार्ट किसी चीज की ना, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है या 30 ऐसे। मेगा की स्केल यहाँ पॉइंट है इनफाइनाइट रहती है हमेशा, तो उसके आगे बढ़ेगी। तो बाकी लोगों से अलग है मेगा। मेगा कंप्लीट हुआ, मेगा कंप्लीट हुआ। फिर आता है किसी भी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एसी पढ़ाएंगे। क्वालिटी फैक्टर सीरीज सर्किट कितना होता है, पैरेलल सर्किट कितना होता है, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आपको पढ़ाएंगे, उसका पास फैक्टर उसको बताएंगे, ठीक है। ये आपने कल पढ़ा होगा। किसी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर होता है, क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। अगर किसी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर खत्म, क्वालिटी फैक्टर 1 से कम है, उसको मतलब लो की कॉइल, निम्न की कुंडली, क्वालिटी फैक्टर क्यू से करते हैं, इसे करते हैं क्यू से। तो मतलब क्वालिटी फैक्टर किसी कॉइल के लिए, जैसे आरएल है या कोई इंडक्टर है, उसकी सर्किट है, क्वालिटी फैक्टर होता है अपना छोटा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर अगर 1 से कम है तो मतलब क्वालिटी फैक्टर कम है, निम्न की कुंडली है। क्वालिटी फैक्टर 1 से 10 के बीच में मीडियम की कॉइल है, और 10 से ज्यादा हाई की कॉइल। ये याद रखना है मिनिमम। क्वालिटी फैक्टर का मतलब 1 से कम है बोलते हैं लो की कॉइल है, 1 और 10 के बीच में मीडियम की कॉइल है, 10 से ज्यादा हाई की कॉइल है, यानी उच्च क्यू कुंडली है। यानी उस कुंडली का क्वालिटी फैक्टर हाई कहा जाएगा, क्वालिटी फैक्टर 10 ज्यादा है, और उस कुंडली का क्वालिटी फैक्टर मध्यम कहा जाएगा, क्वालिटी फैक्टर 10 के बीच में उसके लिए, और उस कुंडली का क्वालिटी फैक्टर निम्न कहा जाएगा, लो कहा जाएगा, क्वालिटी फैक्टर 1 से कम है, ठीक। सवाल पूछा जाता है कि किसी कॉइल क्वालिटी फैक्टर मतलब मान लो 2 दे दिया, 2 है किसी कॉइल क्वालिटी फैक्टर, तो लो है मीडियम हाई है, तो 2 है 1 और 10 के बीच में मीडियम है, याद रखना 1 से कम लो, 1 और 10 के बीच में मीडियम, 10 से ज्यादा तो हाई। अब अलग-अलग कॉइल के लिए अलग-अलग क्वालिटी फैक्टर होगा, किसी का लो, किसी का मीडियम, किसी का हाई, तो उस क्वालिटी फैक्टर को नापने के अलग-अलग प्रकार के तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिटिंग होता है ना, ऐसे फिटिंग में आपने बेसिकली पढ़ा था थोड़ा सा, इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसमें रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टेंस लगाते हैं, चेक करके बैलेंस है कि नहीं है। जैसे फिटिंग होता है और बहुत सारे ब्रिज होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं चीजों को नापने के लिए, बहुत सारे और ब्रिज होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं चीजों को नापने के लिए। अगर हमारे पास किसी कॉइल क्वालिटी फैक्टर कम है, निम्न की कुंडली है, 1 से कम क्वालिटी फैक्टर, तो उसी क्वालिटी फैक्टर को नापने के लिए एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका एंडरसन, इंग्लैंड के बॉलर है ना, थे जेम्स एंडरसन, एंडरसन ब्रिज। अगर क्वालिटी फैक्टर कम है तो, अगर किसी क्वालिटी फैक्टर 1 और 10 के बीच में उसको मीडियम की कॉइल बोलेंगे, मध्यम की कॉइल, और उसी क्वालिटी फैक्टर को नापने के लिए मैक्सवेल ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। किसका मैक्सवेल ब्रिज का। अगर किसी क्वालिटी फैक्टर 10 से ज्यादा उसको हाई की कॉइल बोलेंगे, उच्च की कॉइल, और उसी क्वालिटी फैक्टर को नापने के लिए हेज ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। सवाल पूछा जाएगा हेज ब्रिज का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, लो क्यू के लिए, मीडियम क्यू के लिए, हाई क्यू के लिए, हेज का हाई के लिए। मैक्सवेल ब्रिज का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, लो क्यू के लिए, मीडियम क्यू के लिए, हाई क्यू मीडियम के लिए, एंडरसन का लो क्यू के लिए। क्या ऐसे बोलेगा किसी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर 25 है तो वो उसकी क्वालिटी फैक्टर को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। क्वालिटी फैक्टर 10 ज्यादा है तो फिर हेज ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, 10 का हेज ब्रिज का। किसी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर 8 है उसकी क्वालिटी फैक्टर को नापने के लिए किस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, 1 और 10 के बीच में है 8, मैक्सवेल ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। याद करेंगे, इसका एक तरीका है, ट्रिक है। हेज ब्रिज में एच आता है, एच से हाई की कॉइल, हेज में आता है एच से हेज, ऐसे हाई, यानी हेज ब्रिज हाई क्वालिटी फैक्टर को नापेगा। मैक्सवेल क्या आता है, एम से मैक्सवेल मीडियम, एम से मैक्सवेल मीडियम, तो मैक्सवेल में एम आता है, मैक्सवेल जो है मीडियम क्वालिटी फैक्टर वाली कॉइल को नापेगा। हेज में आता है किसी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर उच्च है तो उसको नापेगा हेज, बाकी बचा एंडरसन लो को नापेगा। भाई जब हेज हाई को नाप रहा है, मैक्सवेल मीडियम को नाप रहा है, तो बचा कौन, लो की कॉइल एंडरसन भाई समझ गए। हम पता है कि एंडरसन थे, हेज थे, मैक्सवेल थे, मैक्सवेल मीडियम को नाप लिया, हेज हाई को नाप लिया, एच से हेज ऐसे हाई, मैक्सवेल एम से मैक्सवेल मीडियम, तो बचा एंडरसन लो की कॉइल को नाप लिया, काम खत्म। उसके बाद किसी कॉइल के इंडक्टेंस को नापने के तरीके हैं, किसी कॉइल के इंडक्टेंस नापने के तरीके मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैप्चर ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, हेज ब्रिज, ओम्स ब्रिज, इस सब इंडक्टेंस को नापने के तरीके हैं, है ना, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब अभी के टाइम कम है आपके लिए, इसमें नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ के जाओगे ठीक है। कैपेसिटेंस नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सीरिंग ब्रिज का डिसॉर्टिव ब्रिज का। सीरिंग ब्रिज डिसॉर्टिव पूछा जा सकता है, पर यहाँ कैपेसिटेंस धारिता नापने के लिए, धारिता इस कैपेसिटर होता है, धारिता होती नहीं, धारिता नापने के लिए 2 ब्रिज होते हैं, एक सीरिंग और एक डिसॉर्टिव। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करता है। फ्रीक्वेंसी नापने वाला जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ये पूछा जाए कि इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी, तो 100 वाला इसका 90 बार फ्रीक्वेंसी का पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी नापने के लिए किस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तब बोलना विन्स ब्रिज, WEINS विन्स ब्रिज, विन्स सेतु का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास टाइम नहीं, सही नाम नहीं याद रखेंगे, एक एटलीस्ट याद रख जाना, विन्स ब्रिज, ठीक है। ये कई सारे नहीं याद, कोई बात याद रखना, डिसॉर्टिव सीरिंग विन्स ब्रिज याद रख जाना पक्का। विन्स ब्रिज से क्या नापते हैं, फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी नापते हैं, कौन सा मेथड यूज करेंगे, विन्स ब्रिज। और एक और है सीरिंग ब्रिज जो है आपका, सीरिंग ब्रिज और कई सारी चीजें नापता है, क्या नापता है सीरिंग ब्रिज से हम धारिता नाप सकते हैं, लिखा है धारिता नापने के लिए सीरिंग ब्रिज से, धारिता के साथ-साथ शक्ति गुणांक नाप सकते हैं, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, न्यूमर और प्रारंभिक ये सब नाप सकते हैं सीरिंग ब्रिज से। वो हिंदी में इंग्लिश में सीरिंग ब्रिज क्या नाप सकते हैं, कैपेसिटेंस यानी धारिता, डिसिपेशन फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर क्वालिटी फैक्टर उल्टा होता है, जो सब क्वालिटी फैक्टर से उल्टा होता है डिसिपेशन फैक्टर, जानना क्या है, नहीं इंपॉर्टेंट डिसिपेशन फैक्टर, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट लॉस।
मतलब वही पूछे कि पावर फैक्टर नापना है तो कौन सा यूज करेंगे? शक्ति गुणांक, स्टीयरिंग ब्रिज। धारिता नापने कौन सा यूज करेंगे? स्टीयरिंग ब्रिज। रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, माइक्रो पढ़ा है आपने कि किसी पदार्थ का वो गुण जो उसके अपने अंदर चुंबकीय फ्लक्स आसानी से गुजरने देता है, वही था चूंकि रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर। रिलेटिव परमिटिविटी नापना हो सापेक्ष चुंबकशीलता, स्टीयरिंग ब्रिज। क्वालिटी फैक्टर नापना हो तो कौन? स्टीयरिंग ब्रिज। पर स्टीयरिंग ब्रिज कैसा नापता है? और फ्रीक्वेंसी नापने के लिए व्हील्स ब्रिज। तो अगर आपको मैं कहूं ये सारी चीजें नहीं याद हो रही हैं जो यहाँ लिखा हुआ है इस टेबल पे, तो आप इस टेबल को नहीं याद रखना चाहते तो चीज को याद रखना। स्टीयरिंग ब्रिज ये ना तो वही हिंदी में इंग्लिश में। सर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर नहीं जानते तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, लेकिन पूछा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का उल्टा होता है, ये पार्टिकल फैक्टर है इसका उल्टा है। ठीक है, आज ज्यादा पूछा तो धारिता शक्ति गुणांक और क्वालिटी ज्यादा पूछाते हैं कि कैपेसिटेंस नापना है और पावर फैक्टर नापना है या क्वालिटी नापना है, तो इसका यूज करेंगे स्टीयरिंग ब्रिज का। तो ये पेज अगर टाइम में पढ़ना नहीं है तो छोड़ देना, अगले पेज लिख लिया हमने, लिख लिया ये बेकार हो गया। जब आप रेगुलर पढ़ते इसको कभी टाइम करना याद नहीं होगा, छोड़ के इसको पढ़ लेना। तो इसको हटा दें क्या पीडीएफ से? हटा दें, कहने दें क्लास मारेंगे तो पीडीएफ भेजने को नहीं रखेंगे इसको। बोलिए, बोलो जी। रहने दें, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, फिर मैं क्या कर लेना। मैं धारिता नापने के लिए स्टीयरिंग ब्रिज दोनों इस्तेमाल करते हैं, मगर स्टीयरिंग से धारिता के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें नापते हैं। स्टीयरिंग ब्रिज से धारिता तो नापते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें नापते हैं। ठीक है, वही धारिता तो नापते हैं और बहुत सारी चीजें नापते हैं, कैपेसिटेंस के साथ साथ ये सारी चीजें नापते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी वाला। आइए बातें हैं श्रीराम कुमार। घबराओ मत श्रीराम, नाम आपका इतना अच्छा है, घबरा जा रहे हो? नाम का असर आदमी के व्यक्तित्व पर पड़ता है, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, इंपॉर्टेंट तो मार दिया आज। आओ देखते हैं, हमारे पास कई प्रकार के उपकरण जैसे पीएमसी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। पीएमसी से सबसे ज्यादा सवाल आता है। फिर आपका मूविंग आयरन है, फिर है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर है। ये सारे उपकरण हैं जो आपको पढ़ने हैं एक एक करके। ठीक, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, फिर मूविंग आयरन, फिर और बाकी सब। सबसे इंपॉर्टेंट पीएमसी है, सबसे सवाल वही आता है पीएमसी से। आइए, एक हमारे पास उपकरण का इंडक्शन टाइप उपकरण, प्रेरक प्रकार का उपकरण। सवाल आता है प्रेरक प्रकार का उपकरण किस पे काम करता है? एसी पे, डीसी पे, या केवल एसी पे काम करता है? ये डीसी पे काम नहीं करता। सवाल है इंडक्शन टाइप उपकरण, ये एसी पे काम करता है, डीसी पे, केवल एसी पे काम करता है। कौन है इंडक्शन टाइप उपकरण? उदाहरण आप घर में इस्तेमाल करने वाला एनर्जी मीटर, वो एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। एनर्जी मीटर ऊर्जा मापी जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है, एनर्जी मीटर ऊर्जा मापी आपके घरों में इस्तेमाल होता है, वो कैसा उपकरण है? वो इंडक्शन टाइप उपकरण है। एनर्जी मीटर का हो चाहे किलोवाट मीटर का हो। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है, आप सारा पढ़ो पता चल जाएगा। पीएमसी है, डीसी पे काम करता है, एसी पे नहीं काम करता है। मूविंग आयरन है, एसी डीसी दोनों पे काम करता है। ईडीएम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप उपकरण बोलते हैं, ये भी एसी डीसी दोनों पे काम करता है। इंडक्शन एसी काम करता है, डीसी काम नहीं करता। इंडक्शन एसी काम करता है, डीसी काम नहीं करता। ईडीएम टाइप उपकरण होता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एसी डीसी दोनों पे काम करता है, एसी डीसी। यानी पीएमसी केवल डीसी पे काम करेगा, एसी पे नहीं। इंडक्शन केवल एसी पे काम करेगा, डीसी पे नहीं। ठीक है, तो सवाल क्या आएगा सर इसमें? आएगा इंडक्शन टाइप उपकरण एसी पे काम करता है, डीसी बोला केवल एसी पे काम करता है। जो हमारे घर में एनर्जी मीटर है वो इसी का उदाहरण है। अब बात करते हैं इंडक्शन टाइप उपकरण है, इंडक्शन एनर्जी मीटर जो हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं। इंडक्शन एनर्जी मीटर उसकी बात करते हैं हम। क्या है एनर्जी मीटर? का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमने आज पढ़ा, ये समाकलन टाइप उपकरण है। ठीक, 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 किलोवाट आवर की ऊर्जा की खपत हो रही है तो बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जो एनर्जी मीटर होता है, देखो जो एनर्जी मीटर होता है उसमें एक डिस्क लगी होती है जो घूमती रहती है। क्या लगी होती है? डिस्क, शक्ति जो घूमती रहती है। ये डिस्क है वो घूमती रहती है। ये डिस्क एल्यूमिनियम की बनी होती है। पहला सवाल, जो शक्ति होती है डिस्क वो किसी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है। आपके घर में जितनी ऊर्जा की खपत हो रही है उसी हिसाब से वो डिस्क घूमती है। अगर आपके घर में ज्यादा ऊर्जा की खपत हो रही है तो डिस्क तेजी के साथ घूमेगी, और कम ऊर्जा की खपत हो रही है तो डिस्क धीरे धीरे घूमेगी। तो जो आपकी स्पीड है वो ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है उस पर डिपेंड करेगी। ज्यादा ऊर्जा खर्च खा रहे हो तो स्पीड ज्यादा होगी, तेजी से घूमेगी डिस्क। कम ऊर्जा खा रहे हो तो डिस्क स्पीड कम होगी आपकी। डिस्क का वजन हल्का होना चाहिए, डिस्क एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, एक टर्म होता है मीटर कांस्टेंट। क्या होता है ये? 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट बिजली खर्च करने के लिए, 1 यूनिट बिजली नापने के लिए कितने चक्कर आपके डिस्क ने मारे हैं, कितने चक्कर आपके डिस्क ने मारे हैं, उसको बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फॉर मेजरिंग 1 किलोवाट आवर एनर्जी। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा नापने के लिए डिस्क द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। मैं कह रहा हूं कि आपकी जो डिस्क है वो घूमती है, ज्यादा ऊर्जा खर्च खाओगे तो डिस्क तेजी से घूमेगी, कम ऊर्जा खर्च खाओगे तो डिस्क धीरे घूमेगी। तो जो आपकी डिस्क घूमती है वो ऊर्जा नापती है। ठीक है, हमने कहा मान लीजिए 100 किलोवाट आवर ऊर्जा आपने खर्च की आई अपने घर में, इसलिए डिस्क को 1200 चक्कर मारने पड़े, कितने चक्कर मारने पड़े? 1200। तो अगर 100 किलोवाट ऊर्जा आपने खर्च की अपने घर में और डिस्क को 1200 चक्कर मारने पड़े तो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा के लिए कितने चक्कर मारने पड़ेंगे उसको बताओ। अगर कुल 100 किलोवाट आवर ऊर्जा खर्च हुई आपके घर में और इसके डिस्क को 1200 चक्कर मारने पड़े, 1 किलोवाट आवर ऊर्जा खपत के कितने चक्कर मारने पड़ेंगे? इसको भाग दो, 1200 को 100 से 12 चक्कर, यानी एक चक्कर 1 किलोवाट आवर ऊर्जा की खपत के लिए डिस्क को 12 चक्कर मारने हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा, 1 यूनिट ऊर्जा, 1 किलोवाट आवर बोलते हैं, 1 यूनिट ऊर्जा के लिए जितने चक्कर मारने पड़ते हैं उसको बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। वही है ना, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर ऊर्जा नापने के लिए डिस्क द्वारा लगाए चक्करों की संख्या। तो क्या है? मान लीजिए 100 किलोवाट ऊर्जा आपने खाई और 1200 चक्कर मारना पड़ा उसको, 1 किलोवाट ऊर्जा कितने चक्कर मारने पड़ेंगे? 12 12 के बारे मीटर कांस्टेंट को कैसे करते हैं? क्या है? यहाँ चक्करों की संख्या और क्या है? ऊर्जा की खपत किलोवाट घंटा, कितनी ऊर्जा की खपत की किलोवाट घंटा में चक्करों की संख्या। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और किलोवाट आवर, ये क्या आपने इसको भाग दिया, ये चक्करों की संख्या और क्या किलोवाट आवर, यानी क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपॉन एनर्जी किलोवाट आवर, किलोवाट आवर घंटा, किलोवाट आवर ऊर्जा है, यानी चक्करों की संख्या को किलोवाट आवर से भाग दो तो आपको क्या मिलेगा? मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट का मात्रा कितना में पूछा जाता है? मात्रा क्या होगा? रिवोल्यूशन ऊपर, किलोवाट आवर नीचे, ऊपर चक्करों की संख्या रिवोल्यूशन हो गया, नीचे किलोवाट आवर हो गया, रिवोल्यूशन अपॉन किलोवाट आवर, रिवोल्यूशन अपॉन किलोवाट आवर, यानी ऊपर चक्कर नीचे किलोवाट घंटा, ऊपर चक्कर नीचे किलोवाट घंटा, चक्कर किलोवाट घंटा। तो मीटर कांस्टेंट क्या है? 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा नापने के लिए डिस्क को कितने चक्कर लगाने पड़े उसको हम बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। इसका मात्रा पूछा जाता है, मात्रा क्या होता है? एक त्रुटि होती है, एक त्रुटि होती है, एरर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रीप एरर या क्रीपिंग। ये होती है एरर किसमें? ये एरर होती है इसी एनर्जी मीटर में, जो एनर्जी मीटर जिसमें डिस्क लगी होती है। मैं कोई एनर्जी मीटर का वीडियो दिखाते हैं अगर मिलता है तो। एनर्जी मीटर ये डिस्क है घूमती,
ये डिस्क है घूमती है। हाँ, आप ये मान लो बहुत अच्छी वीडियो नहीं है, ये डिस्क है घूमती रहती है, ये डिस्क है घूमती रहती है, ये डिस्क है ना, ये घूमती रहती है, ये डिस्क एल्यूमिनियम की, ये डिस्क घूमती रहती है, ये डिस्क घूमती है, ये डिस्क घूमती रहती है। ये डिस्क तेजी के साथ घूम रही है, इसका मतलब आपके घर में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है। डिस्क धीरे धीरे घूम रही है, इसका मतलब कम ऊर्जा खर्च हो रही है। मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके घर में ऊर्जा बिल्कुल खर्च ही नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं खर्च हो रही है, आप घूमने चले गए, घूमने चले गए, तो तुम तो खत्म हो गया, फिर भी चले गए, गिर नहीं जा पाए थे, तो आपके घर में एक भी इलेक्ट्रिसिटी का उपकरण नहीं चल रहा है, सब बंद है, तो आपके घर में ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है, तो आपके डिस्क होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। मगर कई बार क्या होता है, आपके घर में कोई लोड नहीं है, कुछ भी नहीं, बिजली खर्च हो रही है, फिर भी डिस्क घूम रही है धीरे धीरे। और हम 2 महीने बाद घूम के आए तो हमने देखा बिजली का बिल कैसे आ गया, इतना यूनिट कैसे आ गया, तो हमने चेक करवाया तो पता चला 2 महीने से नहीं, डिस्क घूम ही रही थी। ये अच्छी बात है क्या? ये तो त्रुटि है ना, ये एरर है। भाई जब मैं नहीं हूं घर पे तो डिस्क जो है रुकी होनी चाहिए, भाई जब हम ऊर्जा खर्च करके डिस्क चले, लेकिन घूम के आए डिस्क चली नहीं, इसका मतलब वो त्रुटि है। इस त्रुटि को बोलते हैं क्रीप एरर या क्रीपिंग। जब हम कोई ऊर्जा नहीं खर्च कर रहे हैं, देखो किशन, जब हम कोई ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपकी डिस्क धीरे धीरे घूम रही है, इसको बोलते हैं क्रीप एरर। क्या बोलते हैं? क्रीप एरर। क्रीप एरर या क्रीपिंग। सवाल यही आता है, क्रीप एरर या क्रीपिंग किस उपकरण में होती है? पीएमसी में होती है, मूविंग आयरन होती है, कहां पे होती है? तब बोलना है ऊर्जा मापी, ऊर्जा एनर्जी मीटर होती है। ऊर्जा मापी के डिस्क का नो लोड, शून्य भार पर धीरे धीरे घूमना क्रीपिंग कहलाता है। त्रुटि जो नहीं होनी चाहिए। नो लोड मतलब आपके घर में कोई लोड नहीं है, कोई बिजली का उपकरण नहीं खर्च होता, काम कर रहा है, पर फिर भी घूम रही है धीरे धीरे। क्यों घूम रही है जब बिजली खर्च कर रहे हैं? तो ये तो त्रुटि हुई, इसे बोलते हैं क्रीप एरर। डिस्क का एनर्जी मीटर जो डिस्क एल्यूमिनियम में होती है, रोटेट स्लोली, धीरे धीरे घूमती है, नो लोड, मतलब कोई ऊर्जा नहीं खर्च कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्रीपिंग। सो क्या होती है क्रीपिंग? ज्यादा खर्च हो, ज्यादा कम हो, स्पीड कम। सवाल क्रीपिंग क्या है? क्रीपिंग एक प्रकार की त्रुटि है। कहां होती है? ऊर्जा मापी, ऊर्जा मीटर होती है। क्या होती है क्रीपिंग में? जब कोई भी लोड नहीं रहा, फिर आपके घर में डिस्क लगी है, तो धीरे घूमती है, उसको बोलते हैं क्रीपिंग। इसे कम करने के लिए क्या करते हैं? जो डिस्क एल्यूमिनियम, इसमें आमने सामने को गोल बना देते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब बिल्कुल विपरीत। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क के व्यास है, व्यास, तो इस व्यास में तो एक यहां से दूर बनाओगे, दूसरा दूर बनाओगे, इसके व्यास इसी लाइन पे। जैसे यहां से व्यास एक ये है, डायमीटर है, इस डायमीटर में यहां से दूर कोई गोल बना, यहां से कोई गोल बना। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब दूर यहां और व्यास की लाइन पे नहीं बनेगा, मतलब यहां बन सकता है, इस पे बन सकता है, कहीं बन सकता है, जैसे यहां बना, यहां बना, जैसे टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट विच अदर आर क्रिएटेड टू रिड्यूस क्रीप एरर। क्रीप त्रुटि को कम करने के लिए डिस्क में आमने सामने दो छिद्र बना देते हैं, बस। क्या बना देते हैं? दो छिद्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दो छिद्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दो छिद्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दो छिद्र बना देते हैं। नहीं, आमने सामने बना देते हैं। ये व्यास चक्र यहां, उसके दूर भी यहां पे बनेगा, व्यास वाली लाइन पे। ठीक है, ये कहानी थी आपकी एनर्जी मीटर की। एक उपकरण हमारे पास होता है क्यू मीटर। क्यू मीटर सारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये सीरीज यूनिट से सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सीरियल नाप पे सिद्धांत पे कार्य करता है। ये क्या करता है? किसी कॉइल क्वालिटी फैक्टर को नापता है। आज की कहानी कंप्लीट। ये क्या नापता है? ये किसी कॉइल के क्वालिटी फैक्टर को नापता है। क्या किसको नापता है? ये किसी कॉइल क्वालिटी फैक्टर को नापता है। इट मीजर्स द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए कॉइल। किसी कॉइल की क्यू क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? आरएच इनटू, इसको कॉइल है ना, ऐसे फ्री में आ गया सब कुछ, जैसे मैं कोई कॉइल इसका रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस सेल है, क्वालिटी फैक्टर आपने पढ़ा होगा, ओमेगा एल बटे आर। पढ़ाई नहीं पढ़ा, ये सब है, बताएंगे आपको एसी में। बस ये जान लो, सवाल पूछ रहे हैं क्वालिटी फैक्टर क्यू मीटर। क्यू मीटर नाम से पता चल रहा है, क्यू मीटर वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, अमीटर करंट नापता है, वाट मीटर पावर नापता है, क्यू मीटर क्यू नापता है। अच्छा ठीक है, क्यू नापता है, तो सब आ गया। किसी काम क्या करता है? सीरीज अनुनाद, सीरीज एलिमेंट से सिद्धांत करता है। बस आज कहानी है, आपको जल्दी से पूछना है तो जो कुछ करना है बताओ। दूसरी क्लास आपकी होगी आज शाम 5 बजे, जिसमें हम बेसिक करते हैं, उसके आगे कंप्लीट करेंगे। बिट्टू बोला मेरे एग्जाम से नहीं आया, एग्जाम एक्सटेंड हुआ क्या? उम्मीद करते शाम तक आ जाना चाहिए आज, उम्मीद करते शाम तक आ जाना चाहिए।